तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2021 में, जो अकाउंट वालों के लिए था, उसकी हम यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। और इतिहास से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है इसमें प्रश्न पूछे गए एकदम व्याख्या सहित देखेंगे। तो इतिहास के यहाँ पे 19 प्रश्न पूछे गए थे और 19 प्रश्नों में अगर आप इस वीडियो को आराम से देखते हैं, 15 मिनट का ये मुश्किल से वीडियो होगा, आपके 50 से 60 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो पहले से आए हुए हैं, उन्हीं को मैं ऐड करूंगा व्याख्या में, और जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। जब भी अभ्यर्थी तैयारी करता है तो संगम साहित्य को बहुत मिस कर देता है, एकदम से स्किप कर देता है, नहीं पढ़ना चाहता है। थोड़ा सा नाम सुन के, थोड़ा राजाओं के नाम भी अलग से हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलूंगा संगम साहित्य को, और यहाँ से जो प्रश्न है उन्हीं पर हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हीं पर बात करेंगे। तो देखिए, संगम साहित्य लिखा गया तमिल भाषा में। डायरेक्ट एक प्रश्न बना था, संगम का अर्थ क्या है? तो संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ। क्या था? तमिल कवियों का यहाँ पे संघ हुआ करता था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संगम साहित्य कितने संगम हुए हैं? तो 3 संगम यहाँ पे हुए हैं। ध्यान रखना, 3 संगम यहाँ पे हुए हैं। तीनों संगम कहाँ कहाँ हुए जरूर आप पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पे बात करें महाकाव्य की, संगम साहित्य के महाकाव्य, तो 5 महाकाव्य हैं, जिनमें से हमारे पास प्राप्त कितने हैं? 3 प्राप्त है। और ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है, हर बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अदर स्टेट के पेपर उठा के देख लीजिए आप, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन्हीं को हम देखेंगे। 3 महाकाव्य कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है शिल्पादिकारम। क्या है? शिल्पादिकारम, और इसके लेखक है इलांगो अदिगल। थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन में लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। शिल्पादिकारम, और इसके लेखक कौन है? इलांगो अदिगल। देखिए, शिला इला, इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए, लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी। तो देखिए, शिला इला, तो शिला क्या है? शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलांगो अदिगल। ये एक राजकुमार था जिसने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। दूसरे की बात करें अगर हम, तो देखिए मणि मेखले। क्या है? मणि मेखले। इसके जो लेखक हैं वो हैं शीतले सतनार। क्या है? शीतले सतनार। तो देखिए, मणि, रेख सीता के पास क्या है? मणि है, ऐसा समझ लीजिए आप। देखिए, सीता के पास क्या है? मणि है, सीता के पास मणि है। तो मणि मेखले क्या है? संगम महाकाव्य है, एक संगम काल का महाकाव्य, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। तीसरे की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो तीसरा है जीवक चिंतामणि। क्या है? जीवक चिंतामणि। और इसके कौन है? तिरुक देवर। देखिए, ऐसा समझ लीजिए, आपके जो देवर हैं वो क्या रहते हैं? चिंता में रहते हैं। ठीक है, चिंता में रहते हैं, यह समझ लीजिए देवर क्या है? चिंता में रहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके से इसको याद कर लिया कि देवर के पास मणि है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, क्योंकि देखिए मणि मेखले मैंने आपको बताया ना, शीतले सतनार, तो ये समझना कि देवर काई में, चिंता में है। तो यहाँ से देखिए, संगम साहित्य से जो भी प्रश्न बताए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे प्रश्न की, तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत बार यूपीपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में से एक है, तो इसका उत्तर है ढाका। तो यहाँ पे 1906 में इसका गठन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का समकालीन था। अगर हम अश्वघोष की बात करें तो इसकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, बुद्ध चरित हो गई और सौंदरानंद। ठीक है, सौंदरानंद, तो ये रचनाएं बहुत बार पूछी जाती। तो अश्वघोष किसका था? कनिष्क का था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न भी है, लेकिन यहाँ से प्रश्न घूम सकता है। देखिए, कई प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। देखिए, एक शक शासक था। शक शासक कौन था? रुद्र दामन। ठीक है, और इसका था एक अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख, 150 ईस्वी का। कब का? 150 ईस्वी का। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सीधे सीधे प्रश्न बनता है कई बार, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, दोनों का नाम हमें मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है तो उसके जो टाइम पीरियड में काम हुआ, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करें, किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट हम सुदर्शन झील की। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त व अशोक का नाम है, और साथ ही साथ इसमें सुदर्शन झील का निर्माण कब कब हुआ था उसके बारे में भी जानकारी है। तो अगर हम बात करें सुदर्शन झील के बारे में, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। ये यहाँ पे है, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। अरे, कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर था। किसका गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा निर्माण करवाया, जो कि गुजरात का गवर्नर था। इसके बाद जब ये झील टूटी, सुदर्शन झील जब ये टूटी, तो इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, या कह लीजिए आप जीर्णोद्धार कह सकते हैं। तो अशोक ने भी इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। और किसके द्वारा करवाया? तुषास्प के द्वारा करवाया, तुषास्प के द्वारा करवाया। तो ये प्रश्न भी बना है कि अशोक के टाइम पीरियड में किसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था? तो तुषास्प के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो रुद्रदामन ने भी क्या किया था? इस झील का जीर्णोद्धार करवाया या पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद स्कंदगुप्त ने भी इस झील के में काम किया। तो यहाँ से कई बार प्रश्न घुमा फिरा के बनते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? ठीक है, तो ये गैंडा है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तो अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है उस पर गैंडा चित्र अंकित नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, बहुत सरल प्रश्न है। जब तैयारी में नहीं होते हैं तो ये सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो लंबे समय से अगर तैयारी में नहीं है या रिवीजन नहीं किया तो सरल प्रश्न भी आपके गलत होते हैं, ये आपको भी मानना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर है अशोक। क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक की उसमें हुई थी। चारों संगीतियाँ महत्वपूर्ण है। चारों संगीतियों का याद करते हैं एक ट्रिक से, आजा काले अशोक। ठीक है, क्या लिखा? आजा काले अशोक। तो तीन नाम तो आपके सामने सीधे सीधे यहीं पे होगी। देखिए, आजा से अजात शत्रु, जब अजात शत्रु शासक था तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। काले से कालाशोक हो गया, काले से क्या हो गया? कालाशोक हो गया। तो जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय कौन था? कालाशोक राजा था, यानी कालाशोक के समय क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय। तीसरी किसके समय हुई? अशोक के समय। और चौथी किसके समय हुई है? फिर कनिष्क के समय। का से मैंने लास्ट में ले लिया कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगीति आपको याद हो गई। इनके स्थान भी याद कर लेना। ठीक है, तो स्थान भी याद कर लेना, प्रश्न बनते हैं। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या थी? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक प्रश्न पूछा जाता है इसके साथ कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो थी वो तिथि क्या थी? तो पहले तो हम देख लेते हैं मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। तो इनके अनुसार है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अगर हम कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से हो जाएगा हमारा 1700 ईस्वी पूर्व तक इसकी सिंधु सभ्यता की क्या थी? तिथि थी। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अगर हम आकार की बात करूं तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, प्रश्न ये भी आता है, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है इसका आकार। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। देखिए, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतंग था। और जो प्रबंध चिंतामणि जो ये ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? जैन से। ठीक है, तो जैन साहित्य से संबंधित है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, एक यूनानी लेखक था, उसका नाम हमें पता नहीं है और ये इसने यूनानी भाषा में ये लिखी गई। अगर प्रश्न बनता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है, तो अज्ञात है, मतलब इसके लेखक का आज तक पता नहीं चला है। ठीक है, और ये यूनानी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है? भारत के जो समुद्री तट हैं उसके माध्यम से जो विदेशों में व्यापार होता था उसके बारे में हमें पता चलता है। तो भारत के समुद्री तट के बारे में पता चलता है, व्यापार के बारे में पता चलता है। और लेखक है अज्ञात। लेखक कौन था? यूनानी लेखक था, बस इतना ही पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी फेवरेट प्रश्न है यूकेपीएससी का। तो लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। गदर पार्टी का गठन कब किया गया? तो देखिए, 1913 में इसका गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। और किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो इसके जो संस्थापक हैं लाला हरदयाल हैं, लेकिन अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना। कौन है? सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। 1878 में ये पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा यहाँ पे पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा इसने क्या किया था? लिटन ने जो भारतीय समाचार पत्र हैं उन पे नियंत्रण रखने की कोशिश करी थी। और इसमें सज़ा का प्रावधान भी रखा गया था। जो इनके नियम कानून नहीं मानता था उनके लिए सज़ा भी थी। इसलिए इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया? मुंह बंद कराने वाला एक्ट कहा गया, या मुंह बंद कराने वाला अधिनियम कहा गया। गांधी इरविन समझौते पर देखिए 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। और इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था और 24 सितंबर 1932 को इसमें हस्ताक्षर हुए थे।
असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैं आपको डिटेल में लेके चलूँगा असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में देखिए 1922 में ये वापस लिया गया था। अब हम शुरुआत की बात करें तो शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को ही क्या हुआ था? तिलक जी की भी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? तिलक जी की भी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया, ठीक है, सिंह गर्जना बंद हो गई, ये स्टेटमेंट पूछा भी गया। तो मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया, सिंह गर्जना शांत हो गई। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पे गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो जब यहाँ पे इनकी मौत हो गई थी तिलक जी की, तो इनकी अर्थियों को कंधा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि गांधी जी को निम्नलिखित में से किनके द्वारा अर्थी दी गई थी। सॉरी, गांधी जी को बोला, तिलक जी को, ठीक है। तो यहाँ पे तिलक जी की अर्थी को कंधा देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन है? एक गांधी जी हो गए, एक हो गए हमारे शौकत अली हो गए, ध्यान रखना है तीनों नाम, ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है। शौकत अली हो गए और डॉक्टर किचलू, ठीक है, ध्यान रखेंगे डॉक्टर किचलू। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1922 में बंद हुआ। अब बंद क्यों हुआ? एक घटना हुई, चौरा चोरी कांड। क्या हुई? चौरा चोरी कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक स्थान पर यह कांड हुआ था। इस कांड में क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन इस समय तक चल रहा है, 1920 में प्रारंभ हुआ है और 1922 तक आते आते चल रहा है। 5 फरवरी को चौरा चोरी में क्या करते हैं क्रांतिकारी? एक थाने को जला देते हैं जिसमें कुछ सिपाही वहाँ पे मारे जाते हैं। तो जब वहाँ पे सिपाही मारे जाते हैं तो वहाँ पे गांधी जी फिर क्या होते हैं? इस घटना से दुखी हो जाते हैं और इस आंदोलन को 1922 में वापस ले लेते हैं। अब 1922 में जब इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो इसका कारण है हमारा चौरा चोरी कांड, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो जब गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन वापस लिया गया तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। देखिए स्टेटमेंट आए, लाला लाजपत राय ने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि किसी एक स्थान के पाप का कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। यानी कि किसी एक स्थान का जो पाप हुआ है चौरा चोरी कांड में, असहयोग आंदोलन हमारा इतना बढ़िया चल रहा है, उसके कारण मतलब आपने पूरे देश को दंडित कर दिया, यानी कि आपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन काफ़ी फैल चुका था 1920 से 22 तक। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मोतीलाल नेहरू का भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कन्याकुमारी के एक गाँव में हिंसा होती है तो सजा पूरे हिमालय को क्यों दी जाए? तो सजा पूरे हिमालय को क्यों दी जाए? तो उनका कहने का मतलब सबका यही था कि जब चौरा चोरी कांड हुआ है उसके कारण आपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ये बहुत गलत फैसला है। 16वां प्रश्न है यहाँ पे, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कहा करता था मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार देखिए स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लेते हैं, तो अच्छे अच्छे जो स्टेटमेंट है उनको पढ़िए आप, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या होगा, एग्जाम का स्तर बढ़ेगा ही। आज से 4-5 साल पहले का पेपर उठा के देख लीजिए और आज की बात कर लीजिए तो बहुत फर्क पड़ चुका है। हालांकि प्रश्न थोड़ा बहुत सरल तो आते ही हैं और जो पुराने प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड भी आते ही हैं, बस प्रश्नों को थोड़ा घुमा दिया जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में फुतूहत, क्या है फुतूहत ए फिरोज शाही भाषा यहाँ पे लिखी थी। 19वां प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब करी थी? तो कब करी थी? 1905 में करी थी। और उसके सदस्य कौन कौन थे? और देखिए मदन लाल धींगरा हो गया, ठीक है, सावरकर हो गया, हरदयाल हो गया, तो ये इसके क्या थे? सदस्य थे। तो ठीक है, इतिहास का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम पॉलिटी की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी दिशा दीजिए, समय दीजिए किताबों को, सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।